नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एक साल बाद मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, एक साल का समय था और अब मुलाकात हुई है। तो मुलाकात होते ही यहाँ पर लोगों ने लगातार कयास लगाने शुरू कर दिए। कयास तो ये भी है कि जिस तरीके से मुलाकात देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब लोगों के कयास ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद अब उद्धव ठाकरे हार का सामना करते करते थक गए हैं। तो उन्हें लगता है कि जब पूरे देश भर में केंद्र सरकार बीजेपी की है और बीजेपी का ही वर्चस्व हर जगह दिखाई दे रहा है, तो मैं क्यों पीछे छूटूं। क्योंकि यहाँ पर नवनीत राणा की बात की जाए तो नवनीत राणा भी कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक खाती जा रही है। साथ ही साथ राज ठाकरे की बात की जाए तो वो भी हिंदुत्व के रंग में रंगते जा रहे हैं और यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद वो दिन दूर नहीं जब राज ठाकरे भी यहाँ पर बीजेपी का दामन थामते नजर आएंगे। लेकिन बात अगर उद्धव ठाकरे की करें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस भी है, उनके साथ साथ एनसीपी भी है। यहाँ पर शरद पवार पहले से ही बीजेपी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब तो यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। इस चीज से तो आप लोग वाकिफ होंगे कि लगातार तस्वीरें सामने आती रहती है उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की, जिस तस्वीरों को देखकर लोगों को यही लगता है कि शायद यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी हार मान के शिवसेना को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होगा या नहीं और इसके अंदरूनी क्या क्या बातें अभी तक सामने आई है, तो उसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो दीपक, सबसे पहला सवाल यही रहेगा इस चीज को लेकर कि आपका क्या सोचना है कि अगर उद्धव ठाकरे यहाँ पर बीजेपी की तरफ झुकते हैं, गठबंधन होता है, क्योंकि कांग्रेस का हाल सभी को मालूम है, तो कि बीजेपी की तरफ झुकेंगे तो क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खुद यहाँ पर शामिल करेंगे अपनी पार्टी में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो बीजेपी को लेकर है। इस बार राज्यसभा चुनाव में सबने देखा उद्धव सरकार की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई। तो वह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसीजन था बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ जंग लड़ने का, जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में लड़ी और जीत हासिल करी। तो उद्धव कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं और शरद पवार का बीजेपी की तरफ झुकाव पहले देखने को मिला। और कांग्रेस की रही सही बात, तो कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे आप सब देख ही रहे हैं क्या हाल होता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस, फिर शरद पवार और यहाँ पर आप बात करें उद्धव सरकार की, तो तीनों का एक तरीके से जो विपक्ष के रूप में नज़रिया बीजेपी के खिलाफ देखा जा रहा था। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका पहले से ही नज़रिया ये रहा है कि बड़े से बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ते चलो, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कारवा की शुरुआत करी थी जब अकेले थे, अमित शाह थे, उसके बाद वो चलते गए, कारवा जुड़ता गया, बड़े से बड़े नेता उनके साथ शामिल होते गए। सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, कई अलग राज्यों के यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें देखने को मिले, अभी गुजरात चुनाव में यहाँ पर हमें हार्दिक पटेल देखने को मिले। तो विपक्ष खत्म करते हुए चल रहे हैं। अभी यहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव जो होने हैं, वहाँ पर पहले ही अभी कपिल सिब्बल का जो बयान आया था कि विपक्ष को एक साथ हो जाना चाहिए ताकि मोदी लहर को रोका जाए। लेकिन मोदी लहर यानी बीजेपी का ये मानना है कि विपक्ष को अपने साथ रख लो तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। अब यहाँ मोदी की मुलाकात अगर उद्धव सरकार से होती है तो कोई इसको कोइंसिडेंट तो नहीं कहेंगे, इसके पीछे राजनीतिक दावपेच भी खूब सारे होंगे। तो राज्यसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण जरूर बदल रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी से रही बात जुड़ने की, तो पहले शरद पवार ही खबरें थी। अगर उद्धव की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस से भी हाथ मिलाया था, जो अनएक्सपेक्टेड एक तरीके से डिसीजन था। तो अगर बीजेपी से भी झुकाव रखेंगे तो वो तो पहले से हिंदुत्ववाद की है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि बीजेपी की तरफ तो वो लगातार तंज कसते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी पार्टी सिर्फ नकली हिंदुत्व की बात करती है, असली लोग तो हम हैं। तो क्या लगता है कि मतलब इतना कुछ कहने के बाद, क्योंकि आपने हार्दिक पटेल की यहाँ पर बात की, तो हार्दिक पटेल भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा तंज कसते थे बीजेपी पार्टी को लेकर और यहाँ पर अब शामिल हो गए। तो क्या उद्धव का भी वही हाल होगा? क्या उन्हें लगता है कि जो पावर शिवसेना में पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है और बीजेपी में जाने के बाद ही शिवसेना एक बार पावर में आ पाएगी? देखिए, अगर यहाँ पर उद्धव की बात को थोड़ा भी साइड रखते हुए राज ठाकरे की बात करें तो उनका अयोध्या दौरे की खबरें सामने आई थी, योगी से मुलाकात की खबरें सामने आई थी, योगी के रंग में रंगना चाहते थे, ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आई थी। तो राज ठाकरे जो पूरी तरीके से कह रहे थे एक समय पर कि बाल ठाकरे के जो अस्तित्व को आगे लेकर चलेंगे, वो योगी के रंग में रंगना चाहते, अयोध्या दौरे पर जाना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, ऐसी खबरें थी। तो राज ठाकरे का जब ये डिसीजन हो सकता तो उद्धव ठाकरे या क्यों नहीं, उनके जब डिसीजन पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए वैसे तो। क्योंकि अगर उद्धव के फैसलों की बात करें तो कांग्रेस से शामिल होने पर बहुत सवालात खड़े हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद गठबंधन का रिजल्ट भी सभी ने देखा था। लेकिन अब जो हार हुई है बीजेपी से, तो वो हार को देखते हुए उद्धव की रणनीतियाँ क्या होंगी, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल पैदा करती है। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम किया तो उसमें हमने शरद पवार के राष्ट्रपति पद को लेकर बात हुई थी। उसमें बात ये हुई थी कि बीजेपी यहाँ पर एक मौका दे सकते हैं शरद पवार को। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, जो लगातार जानकारी आ रही है, उसमें यह आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए आगे करेगी। तो एक मतलब कि खुद एक जनता का हिस्सा होने के नाते क्या लगता है दीपक आपको कि शरद पवार एक बेहतरीन राष्ट्रपति पद के लिए सही माने जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर पहली बात तो शरद पवार ही अकेले कैंडिडेट नहीं है।
कैंडिडेट कई सारे आएंगे। आपको बता दें कि कल भी कई मीटिंग होनी है जहाँ पर अखिलेश यादव भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लेंगे और अन्य जो कैंडिडेट बड़े बड़े कैंडिडेट जिनमें नाम सामने आते हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो रही बात शरद पवार की, महाराष्ट्र की राजनीति तक वो सीमित हैं। उद्धव सरकार में उनको वो ओहदा, वो शायद मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसी वजह से बीजेपी में जुड़ने के कयास यहाँ पर सामने आए। अब बात आ रही कांग्रेस उनको आगे बढ़ाएगी यहाँ पर राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए। तो एक अभी आप कांग्रेस का ही हाल देख लीजिए क्या हो रखा है। तो क्या उन पर भरोसा जनता करेगी? क्या जो बड़े बड़े नेता होंगे उन पर भरोसा जताएंगे? तो भरोसे की बात रहती है, राजनीति में भी भरोसा किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। और यहाँ पर जनता का झुकाव, अगर केंद्र सरकार यहाँ पर बात करें बीजेपी की है, राज्यों में सरकार बीजेपी की बनती नजर आ रही है, राज्यसभा चुनावों में जीत बीजेपी की हो रही है, तो सीधा सीधा एक इशारा है। अब हमने देखा था कि राज्यसभा चुनावों में कितनी बुरी तरह हारी थी यहाँ पर शिवसेना, और शिवसेना लगातार कहती नजर आई थी कि हम जीतेंगे। संजय राउत बयान पे बयान देते नजर आ रहे थे, लेकिन राज्यसभा का हाल हमने देखा कि किस तरीके से हो। अब यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है एमएलसी चुनावों का, विधान परिषद चुनाव का लगातार इंतजार किया जा रहा है। और उससे पहले खबर सामने आती है कि देवेंद्र फडणवीस अगर हमारे साथ होते, ऐसा शिवसेना ने कहा, तो शायद हम जीतते। तो क्या माना जा सकता है कि एमएलसी चुनावों में भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब जुमलेबाजियों की वजह से एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है उद्धव ठाकरे को? देखिए, उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती एक नहीं अनेक है इस समय, और उन चुनौतियों को एक एक करके हल करना है। तो यानी कि समय बहुत कम है और चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। और एमएलसी चुनाव की बात करें, उससे पहले भी कई चुनौतियां राज्यसभा चुनाव की बात खड़ी हो गई, क्योंकि जो उनका गठबंधन है वो भी दांव पर लग चुका है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इन पर कई सवालात भी खड़े किए थे। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एमएलसी चुनाव की ओर आगे कदम बढ़ाने होंगे। बीजेपी वहाँ पर भी खड़ी रहेगी। तो जिनसे अभी राज्यसभा चुनाव में हार हुई है, वहाँ पर फिर से वही एक पार्टी मजबूत नजर आएगी और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ नजर आएगी जो अलग अलग राज्यों में उन्होंने अप्लाई कर रखे हैं पहले से, और वो कामयाब भी रहे। तो उन्हीं के साथ फिर से उद्धव सरकार के सामने रहेगी, लेकिन उससे पहले उद्धव के कुछ फैसले देखने होंगे। उद्धव सरकार इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी में है। काफी ज्यादा देखने को यही मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे जिस समय पे खुद अकेले स्टैंड करते थे, उनकी पार्टी स्टैंड करती थी, अब वो वर्चस्व यहाँ पर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे इसलिए भी परेशान है क्योंकि कांग्रेस का हाल सभी लोग जानते हैं कि देश भर में कैसा है। अभी ईडी का मामला जो यहाँ पर लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनसे जो पार्टियां जुड़ी है गठबंधन में, उनको भी आने वाले टाइम में परेशानियां हो सकती है। तो एक आखिरी सवाल इसी को लेकर रहेगा दीपक कि ईडी का मामला जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो क्या लगता है कि उसकी वजह से और भी नेताओं को शिकंजे में कसा जा सकता है? क्या इसी वजह से प्रियंका गांधी सिर्फ दूर दूर तक अपने भाई से मिलती नजर आ रही है? मतलब आप खुद देखें ना कि राहुल और सोनिया को बचाने के लिए कांग्रेस का हर बड़े से बड़ा नेता इस समय सड़कों पर है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि ये कितना बड़ा मामला है और किस तरीके से बीजेपी ने इस पर तंज कस रखे और बीजेपी ने शिकंजा। बीजेपी की बात तो खैर यहाँ पर नहीं आती क्योंकि ईडी की मामले की यहाँ पर कार्रवाई की सामने आ रही। बीजेपी को तो बस जोड़ा जा रहा है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है कि ईडी की जांच में बीजेपी इन्वॉल्व है और उन्हीं के सारे डिसीजन हो रहे हैं। ईडी तो बस अपने आगे फैसले ले रही है। तो कांग्रेस फंस रही है। बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है कि राहुल सोनिया का नाम फंसा है। तो बहुत बड़े मुद्दे के साथ आगे बहुत बड़ी दिक्कतें भी होंगी फिर। जी शुक्रिया दीपक आपका। लगता तो यही है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से, बाकी पार्टियों की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महाराष्ट्र में तो शिवसेना को काफी भारी नुकसान उठाने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ शुरुआत हमने की थी कि उद्धव ठाकरे कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे, गठबंधन हो सकता है। तो देखिए जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में या चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अब आपकी क्या राय है उद्धव ठाकरे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इस समय पर। नमस्कार।